एलएसी पर चीन और भारत के तनाव के बीच में भारतीय सेना ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और भारतीय सेना का जरूरी सामान भी तैयार है। जवानों के लिए खास कपड़े, -50 डिग्री तापमान पर सैनिकों के लिए खास टेंट, 14 महीनों तक की खाद्य सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जो सबसे जरूरी सामान जवानों के लिए है इन कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, वो लगातार पहुंचाया जा रहा है। उनके लिए खास कपड़े पहुंचाए जा रहे हैं, 14 महीने के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और सेना पूरी तैयारी के साथ ही चिनूक इसको लगाया गया है इसी काम में, ताकि जवानों की जरूरत के हर एक सामान को चिनूक के जरिए पहुंचाया जा सके। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एलएसी पर भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी कुछ तस्वीरें अभी आपने देखी। भारतीय सेना ने जरूरत के सारे सामान इकट्ठा कर लिए हैं। 14 महीने से ज्यादा वक्त के लिए स्टॉक पूरा कर लिया गया है। भारतीय सेना लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया गया है सारा जरूरी सामान। एयरक्राफ्ट और सड़क के जरिए मोबिलाइजेशन किया जा रहा है और फॉरवर्ड एरिया में जवानों के लिए सामान पहुंचाया जा रहा है। सेना के जवानों के लिए साथ ही स्पेशल टेंट भी भेजे जा रहे हैं। फॉरवर्ड लोकेशन में भेजे गए हैं स्पेशल टेंट। जवानों के लिए -50 डिग्री तक की ठंड रोकने की क्षमता इन स्पेशल टेंट की है। टेंट के अलावा खास कपड़े भी पहुंचाए गए हैं जो कि जवानों की मदद करेंगे। -50 डिग्री तक की ठंड रोकी जा सकेगी इनसे। युद्ध के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। और इस पूरी खबर पर एलएसी के फॉरवर्ड फ्रंट से मेरे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले एलएसी के फॉरवर्ड फ्रंट से भेजी गई उनकी एक रिपोर्ट, उस पर नजर डाल लेते हैं। आपको यह भी बताते हैं कि भारतीय सेना ने क्या क्या तैयारी कर ली है, सेना के पास कितना और कौन सा जरूरी सामान पहुंच चुका है। हम इस समय जिस टेंट के बाहर खड़े हैं यह है हाई एल्टीट्यूड टेंट। ईस्टर्न लद्दाख के एरिया के अंदर -50 डिग्री पर 20,000 फीट की ऊंचाई पर इन्हीं टेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि क्या कुछ कैसे होते हैं टेंट। दरअसल इन टेंट को 3 लेयर्स कहा जाता है, यानी पहला जो लेयर होता है ये होता है जो पानी से बचाता है, दूसरा मोटे लेयर, 2 लेयर होते हैं जो इसको ठंड से पूरा कवर अप रखते हैं, और तीसरा एक और लेयर होता है जो इसको नीचे से अगर आप देखें पूरा सील बंद होता है, यानी चारों तरफ से ये इसी तरीके से सील बंद होता है और यहाँ तक ना सिर्फ पानी ऊपर से बल्कि नीचे से ना सके। और इसके अंदर एक और चीज़ कि इसको जिप अप करके इसको पैक किया जा सकता है, यानी आप इसको जल्दी से पैक करके इसको ले जा भी सकते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड टेंट जो है वो भारतीय सेना के लिए बहुत ज़रूरत है और यही वजह है कि इनको अब यहाँ पे डिप्लॉय किया। और अब ज़्यादातर जिस तरीके से भारत और चीन की जो तनातनी चल रही है उसमें इन हाई एल्टीट्यूड टेंट्स की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि हम जब इन हाई एल्टीट्यूड की वजह की टेंट्स की बात कर रहे हैं तो इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन हाई एल्टीट्यूड टेंट्स को 20,000 फीट 25,000 फीट तक को भेजा। सियाचिन में इसी तरीके के टेंट के इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसमें करीबन 5 से 6 जो जवान हैं वो आराम से रह सकते हैं और ये चारों तरफ से सील बंद होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर यहाँ पर जो ऑक्सीजन के लिए अगर कोई दिक्कत ना हो वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हर फैसिलिटी हमारे जवानों को फॉरवर्ड एरियाज़ में किस तरीके से दी जा रही है ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये टेंट -50 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर झेल सकते हैं, जवानों को इसमें कुछ नहीं होता, आराम से रह सकते हैं। जंग के मैदान के अंदर ना सिर्फ बड़े टेंट्स बल्कि इन छोटे टेंट्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि जंग के फॉरवर्ड लोकेशंस में 2 जवान ऐसे ही टेंट्स के अंदर होते हैं। 2 जवानों का ये पूरा स्पेस होता है और ये भी करीबन 2 लेयर के करीब होते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में आपके पास बहुत ज़्यादा जब आपकी पेट्रोलिंग पार्टी जाए और आपको वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़े तो उसके लिए आपके पास साजो सामान नहीं होता, तो ये टेंट जो होते हैं 2-2 लोगों के ये वहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं। और ये टेंट जो अगर आप देखें यहाँ पर इनके ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर इसको पूरा सील कर दिया जाता है ताकि हवा कम से कम आ सके, दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ से इसको सील पैक कर दिया जाता है ताकि दोनों जवान इसमें बैठ सके। और इसके अलावा नीचे से कोई इनके लिए पानी या कोई दूसरी चीज़ ना हो, इसका भी ध्यान रखा है। ये भी करीबन 2 से 3 लेयर होते हैं ताकि पानी ना आए, ऑक्सीजन बराबर रहे,
ठंड पड़े तो बर्फ से बचा सके, और ये हाई एल्टीट्यूड में हर जवान को दिया जाता है। आपने अब तक टेंट देखा, मैंने आपको दिखाया कि -50 डिग्री, लेकिन अगर पलटून या फिर करीबन 20-25 लोगों को रखना हो तो कैसे टेंट में, ये वही टेंट है हाई एल्टीट्यूड के 20 से 25 लोगों को जिसमें रखा जाता है। और इसमें खास बात है कि इन टेंट्स के साथ में इनको ये सामान भी जाता है, ये बुखारी होती है, यानी जिसके अंदर लगातार गर्माहट रहे। ये सोलर से भी चलती है और ये बैटरी से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बुखारी के अलावा उनके लिए खाने पीने का सामान किस तरीके से गर्म हो उसके लिए भी सामान दिया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें, हर टेंट के अंदर ऐसी 1-2 बुखारी होती है, यानी जो छोटे टेंट होते हैं उसमें 1 बुखारी, और जो बड़े टेंट होते हैं उसके अंदर बड़ी बुखारी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसलिए ताकि जवानों को जिस टेंट में वो रह रहे हैं वो गर्म रहे। और ये करीबन 20 से 25 जवानों के रुकने का एक आमूमन आप मान के चलिए कि 20 जवान जो है इसमें आराम से रुक सकते हैं। अगर आप देखें इसकी हाइट को, ताकि सफोकेशन ना हो, और ये भी करीबन कई लेयर्स की होती हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि इन लेयर्स के अंदर ना सिर्फ इनको पानी, बर्फ, बल्कि दूसरी चीज़ें भी इनके लिए फ़ायदेमंद होती है। और ये मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था कि आखिरकार इन टेंट्स का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये टेंट्स कई लेयर्स के अंदर होते हैं। और ये इसलिए ताकि हाई एल्टीट्यूड के अंदर अभी जो जवानों की जो स्थिति है, हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि चीन की तरफ से जो चुनौती, और ये वो ठंड की बात कह रहा है कि भारतीय सेना ठंड तक नहीं टिक पाई, तो ये बताने की कोशिश है कि भारतीय सेना अब किस तरीके से मजबूत है और हमारे सोल्जर्स के लिए हर सुविधा, हर चीज़ें हर लेवल तक पहुँचाई जा रही है। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जवानों को किस तरह के कपड़े दिए जाते हैं, अगर आप देखें तो ये इस समय सभी जवानों को जो लद्दाख के एरियाज में LAC पे डिप्लॉय को दिया जाता है, ये 2 लेयर्स हैं, यानी 2 लेयर्स के ये कपड़े होते हैं। और ये -30 डिग्री 50 डिग्री के अंदर कारगर होते हैं। ये दरअसल ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं, यानी ये नॉर्मली होता है जब ऑपरेशंस में स्नो में चलना हो तब ये उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आप देखें तो हर कपड़ा, हर जैकेट के ऊपर ये बताया जाता है कि किस टेरेन के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाना, यानी हर पाउच के अंदर उनके कपड़ों के लिए अलग तरीके होते हैं। यानी अगर -50 डिग्री के लिए तो सबसे आगे वाले कपड़े जो मैंने आपको दिखाए, उसके बाद जो दूसरे ग्लेशियर्स के अंदर स्नो के अंदर ऑपरेशन हो या फिर वैसे मूवमेंट हो जो ट्रैकर्स हो उसके लिए होती है। और उसके आगे जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं उनके जूते, उनके सॉक्स, उनके ग्लव्स, उनके हर छोटी उनके आई ग्लेयर्स जो उनके ग्लासेस होते हैं, हर एक चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके मैट्रेस हों, ये पूरी किट उनको बनाई जाती है। अगर आप एक पूरे स्लीपिंग बैग की बात करें, उसमें वाटर प्रूफ बैग्स दिए जाते हैं, स्लीपिंग बैग्स दिए जाते हैं, रकस पूरा उसके रहने का सामान जो होता है उस पूरे बैग के अंदर। और इसके अलावा जो उनके छोटे इक्विपमेंट होते हैं वो भी इनको दिए जाते हैं, ताकि वो ट्रैकिंग अगर करनी हो तो वो भी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड के अंदर एक और चीज़ होती है जो मैं आपको दिखाऊं, इधर आए मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा आपको दिखाएं, वो होता है कि अगर रेस्क्यू बैग्स, यानी रेस्क्यू कराना हो किसी जवान को, हाई एल्टीट्यूड में फंस जाए तो ये रेस्क्यू बैग्स की मदद ली जाती है। और ये होता है दूसरा, अगर आप देखें हाइपरबैरिक चैम्बर है। हाइपरबैरिक चैम्बर के अंदर यहाँ से इसको पंप किया जाता है और इसमें ऑक्सीजन भरा जाता है। और जवान जो हाई एल्टीट्यूड के अंदर जो बेहोश हो गया, तबियत खराब है, उस चैम्बर के अंदर उसको डाल देता है। ये चैम्बर ऐसा ही अगर आप देख रहे हो, इसी तरीके के चैम्बर होते हैं। और इन चैम्बर्स में उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, हाइपोथर्मिया ना हो जाए, दूसरी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए किया जाता है। हाई एल्टीट्यूड के अंदर करीबन, अगर मैं मोटे तौर पर आपको बताऊं, एक जवान की जो ड्रेस होती है पूरी 1.25 लाख से ऊपर की होती है। उसके ऊपर दूसरे जो इक्विपमेंट होता है हाई एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके रख रखाव, वहाँ पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ पर हर जवान के ऊपर ये नज़र रखी जाती है कि उसको कोई दिक्कत ना हो। हर जवान कीमती है, ये वजह है कि हर सुविधा, हर तरीके की सुविधा जो होती है जवानों को दी जाती है। और ये अगर आप देख रहे हो तो ये बैग इसी तरीके के हाइपर चैम्बर्स हैं। और मैं आपको ये दिखा रहा था कि इन चैम्बर्स के अंदर ये DRDO ने डेवलप किया था। और ये हाइपरबैरिक चैम्बर्स जो हैं, एक जवान को इसमें रखा जाता है करीबन 6 से 8 घंटे करीबन। और पंप करने की न्यूनतम दर हर 5 सेकंड में एक पंप मारना होता है, ताकि उसको ऑक्सीजन लेवल आए, ऑक्सीजन रेट होता है। इसके अलावा उसके हेड को किस तरफ रखना है, कैसे उसको उसमें बने रहना है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाते हैं। और इसको सील बंद कर दिया जाता है ताकि वो उसमें रिकवर हो सके। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे इक्विपमेंट्स हैं या फिर साजो सामान है जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के अंदर जवानों को दिया जाता है, ताकि वो उनको किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में किस तरीके से मूवमेंट होती है, अगर आप देखें कि हर जवान के, ये सामने हमारे जवान हैं जो कपड़े पहन के खड़े हैं, ये दरअसल ये हाई एल्टीट्यूड की ड्रेसेस हैं। इनकी ग्लव्स हों, इनके हाथ में स्टिक्स हों, इसके बाद इनके ग्लासेस हों, ग्लेव्स हों, इसके बाद ये जो -50 डिग्री तक इनके जो क्लोथिंग होती है, ये सारी बूट्स हों, ये सारे इनको इन एरियाज़ में, स्नो एरियाज़ के अंदर जब इनकी मूवमेंट होती है तो उसके लिए दी जाती है। इसके अलावा दूसरा जो है, ये करीबन 2 से 3 लेयर्स के इनके कपड़े होते हैं। इसके अलावा जो इनके बूट्स होते हैं -50 डिग्री तक, -30 डिग्री तक इनको कायम रखने के लिए बहुत कारगर होते हैं। और ये सारे इक्विपमेंट करीब
माना जाता है कि करीबन 21 तरीके के इक्विपमेंट या फिर क्लोथिंग या चीज़ें होती हैं जो पूरा सेट एक जवान को दिया जाता है ताकि वो हाई एल्टीट्यूड में बना रह सके, और 1.25 लाख से ऊपर का खर्च इस पर सरकार बताती है कि इस पर बेयर किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि हाई एल्टीट्यूड पे जवानों के चुनौतियों का सामना करना उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है। यही वजह है कि उनको हर साजो सामान, ना सिर्फ खाने का, क्लोथिंग हो, टेंट हो, ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। तो युद्ध क्षेत्र में भारतवर्ष है और सुमित मेरे सहयोगी और अभिषेक मेरे सहयोगी दोनों इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पहले तो आप दोनों के जज्बे को सलाम, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष सीमा पर जवानों के साथ लगातार डटा है। पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं, साथ ही किस तरीके की तैयारी है इसकी भी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपकी देखी और यहां पर बैठकर सुमित अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कितनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं जिसकी तैयारी में इस वक्त भारतीय सेना जुटी है। एक एक सामान वहां पर पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगी जो सामान पहुंचाया गया उसकी तस्वीर आपने देख ली, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं जिसको फेस करने के लिए इस वक्त भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ खड़ी है दुश्मन को जवाब देने के लिए, वो भी आप वहां से बताएं। देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले तो हमें जानने की जरूरत है कि अब जैसे जैसे वेदर बदलेगा, जैसे जैसे ठंड का मौसम आएगा, वैसे वैसे चैलेंजेस और ज़्यादा बड़े होते जाएंगे। यही वजह है कि उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना यहाँ पर तैनात हो। ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि हम इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, जो ये एक स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज है दोनों की कॉम्बिनेशन काम करने का, ये यहाँ पर सबसे बड़ी मजबूती है हमारी सेनाओं के लिए। क्योंकि ना सिर्फ आपकी मोबिलाइजेशन के लिए आपको इंडियन एयरफोर्स मदद कर रही है, बल्कि इंडियन आर्मी का मोबिलाइजेशन रोड से भी चल रहा है। और जो आपने बताया कि हाई एल्टीट्यूड वेदर के टेंट हो, क्लोथिंग हो या उनके ग्लेयर्स हो, उनके बूट्स हो, हर साजो सामान लगातार इन इलाकों के अंदर फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर पहुंचाया जा रहा है। मैंने खुद वहां पर कई जगहों पे स्टोरेज रूम्स में या फिर आप कह सकते हैं फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर जब हमने देखा, हमारी तैनाती या फिर हमारा स्टोरेज अगले 1.5 साल के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी अगर 1.5 साल तक कोई रसद रुक भी जाती है तो हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट, हमारे पास वो सारा साजो सामान, हमारे पास वो रसद, खाने पीने का सामान, सब कुछ 1.5 साल का स्टॉक है। जो यहाँ पर लंबी लड़ाई, अगर आप कह सकते हैं कि लंबा कन्फ्रंटेशन भी चलेगा, तो उसके लिए भी भारतीय सेना तैनात है। लेकिन आने वाला ये सर्दियां जो होंगी बहुत ज्यादा गर्म होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी चीजें आप कह सकते हैं कि ट्रैक पे नहीं आई है, ये है सबसे बड़ी दिक्कत। और यही वजह है कि भारतीय सेना मौसम में ठंडक रहेगी लेकिन सरहद पर गर्मी जरूर रहने वाली है। जिस तरीके की चीन की हरकतें हैं सुमित, और तैयारी हम लगातार देख रहे हैं। अभिषेक भी मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, जाहिर बात है हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इतने लंबे वक्त तक वहां पर सेना के जवानों की तैनाती रहे और इतने मुश्किल वेदर कंडीशंस का उन्हें सामना करना पड़ना पड़े। लेकिन जैसी चीन की हरकत है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसा कि सुमित ने बताया कि हमने अगले आने वाले 1.5 साल की तैयारी कर ली है और इसीलिए हमें अपनी तैयारी पक्की रखनी होगी ताकि चीन कोई भी हरकत करे तो उसका जवाब हम जरूर दे दें। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए सुमित की रिपोर्ट में सारी चीजें दिखाई पड़ी, क्या हमारी तैयारियां, और ये समझना होगा कि जो वक्त है पहली बार दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि जब सर्दियों में हमें वहां रुकना ही होगा। अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें कोई विकल्प नहीं है, हमको वहां ठहरना होगा। जो हाइट्स हमने, जिस हाइट्स पर हम डोमिनेट कर रहे हैं वहां हमको रुकना होगा। चीन की निगाहें जिन दूसरे इलाकों में, उनको रोकने के लिए रुकना होगा। और बड़ी बात देखिए, हमारी इतनी तैयारी है, दूसरा पक्ष देखिए, चीन की स्थिति ये है कि उसके जवानों को यहां पर सर्दियों में रुकने का ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना उनके पास हौसला है, ना उनके पास जज्बा है। इसलिए अब वो हमसे कह रहा है कि सर्दियां आ रही हैं, आप यहां से चले जाइए। और देखिए 15 नवंबर तक ये पूरा जो लद्दाख के रास्ते हैं यहां बर्फ जम जाएगी, आना जाना मुमकिन नहीं रह जाएगा। इसलिए समय रहते सेना वहां पर साजो सामान पहुंचा दे रही है, पूरी तस्वीर बता रही है कि हम तैयार हैं। ये जो आज तक नहीं हुआ है वो भी करने को, यानी कि सर्दियों में वहां टिकने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए चीन बैकफुट पर है। पूर्णिमा, चीन बैकफुट पर है और हम फ्रंट फुट पर अपनी पूरी तैयारी के साथ अगले 1.5 साल की तैयारी कर चुके हैं ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का भारतीय सेना जवाब दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, और साथ ही सुमित आपका भी शुक्रिया वहां से वो तस्वीरें, एक एक जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और टीवी9 भारतवर्ष सीमा पर जवानों के साथ डटा हुआ है, आप तक पल पल की खबर भी दे रहा है। अभी हम आपको सीधे LAC भी ले चलेंगे, वहां से दिखाएंगे मां भारती के सपूतों की तैयारी कैसी है। टीवी9 भारतवर्ष अपने सीमा पर जवानों के साथ खड़ा है।
वो आप तक सीमा पर हो रही हर हलचल की खबर पहुंचाता है। TV9 भारतवर्ष पहली बार फॉरवर्ड लोकेशंस तक पहुंचा। वहां चिनूक सेना तक ड्रैगन को नेस्तनाबूद करने का सामान पहुंचा रहा है। लाल बादशाह की हर चाल को नाकाम करने के लिए चिनूक शूरवीरों तक साजो सामान पहुंचा रहा है। मैं हूं सुमित चौधरी और मैं आपके लिए आज एक एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हूं। फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे हूं। चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन लगातार इसके बारे में जहां से बातें की जा रही थी वो लोकेशन मैं आपको सीधे वहां से पहुंचा रहा हूं, यानी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन ऑफ लेह लद्दाख। और अगर आप देख रहे हो कि अभी इस इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर जो सामान रखा जा रहा है और यहाँ से इसको फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे ले जाएगा। अभी C-17 और दूसरे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सामान लाया गया फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे और अब यहाँ से थोड़ी देर के बाद इन्हीं इलाकों से ये सामान आगे के इलाकों में पहुंचाया जाएगा। असल में ये सीमा पर लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी है। संदेश साफ है, हम किसी की ओर नहीं जाते, लेकिन जब वो हमारी ओर आता है तो हम तोड़ते भी हैं और खदेड़ते भी हैं। डिफिकल्ट टेरेन 15,000 20,000 की टेरेन के ऊपर ये सामान पहुंचाना हमारे जवानों तक अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल है। मतलब सेना तैयार है अपने सीमाओं की रक्षा के लिए, मादरे वतन की एक एक इंच ड्रैगन से बचाने के लिए, ड्रैगन का गुरूर तोड़ने के लिए। उत्तरी बॉर्डर पर कुछ दिनों से चिनूक लगातार उड़ान भर रहा है, भारी भारी सामानों को सैन्य ठिकानों तक पहुंचा रहा है। तैयारी पक्की है ताकि चालबाज ड्रैगन कभी कोई चाल न चल सके। ये हेलीकॉप्टर किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकता है, सेना को हथियार आसानी से मुहैया करा सकता है और इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये भी है कि छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी ये आसानी से उतर सकता है। अगर आप देखेंगे फॉरवर्ड मोस्ट आप कह सकते हैं कि भारत ने अमेरिका से लिया था और उसके बाद से ही 15 जो हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं करीब और ये हेलीकॉप्टर्स इसी मोस्ट लोकेशंस पे डिप्लॉय किए गए हैं और इनका मकसद है कि कैसे ये इलाकों के अंदर ये साजो सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कवायद हो जा रही है। और आप देख रहे हैं कि अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप समझ में आएगा पीछे इलाकों के अंदर खासतौर पे अभी जो साजो सामान है वो ले जाते हुए खाने पीने का, क्लोथिंग का जो साजो सामान है वो ले जाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए एक एक करके बैग्स को रखा जा रहा है और न सिर्फ सामान बल्कि इन सामानों के साथ आगे की जो चीजें हैं इन फॉरवर्ड में कोशिश। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं LAC। वहां से हमारे संवाददाता आपको बताएंगे दूसरे और हेलीकॉप्टर्स के बारे में, पल पल हो रही हलचल के बारे में। और आज हम आपको एक बार फिर TV9 भारतवर्ष की टीम लेकर आई है फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन में। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो फिर दोबारा से एक वही नजारा, C-17 ग्लोब मास्टर लैंड करते हुए फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर। ये वो लोकेशन है जहां से सीधे हम ईस्टर्न लद्दाख के अंदर अपनी रसद पहुंचा रहे हैं, साजो सामान पहुंचा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो एक बार फिर इन्हीं फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से मैं आपको दिखाते हुए इस तरीके से ये जाते हुए यहाँ से लोड करेगा, यानी लगातार वो सारी चीजें, वो सारा साजो सामान ये लेकर आ रहा है देश भर के अलग अलग कोनों से और यहाँ से सीधे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है सामान को सीधे ईस्टर्न लद्दाख या फिर लद्दाख के अलग अलग इलाकों में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से हमने जो अपनी मोबिलाइजेशन की उसमें ना सिर्फ हम अपने ट्रूप्स बल्कि हमारे साजो सामान, हमारी रसद और अब जिस तरीके से सर्दियाँ बढ़ रही हैं उसको लेकर जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स है, स्पेशलाइज वेदर आपके कपड़े हैं, वो सब हमारे सैनिकों तक पहुंच पाए, इसके लिए लगातार ये सॉर्टीज की जा रही है। और 35 से 40 टन का जो सामान है वो यहाँ से ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में भेजा जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे C-17 लैंड करता हुआ और अब मैं आपको सीधे उसी एयरक्राफ्ट के पास लेकर आया हूं जहां से मैं आपको बता पाऊं, समझा पाऊं कि आखिरकार ये किस लिए लैंड किया। दरअसल लगातार जो रसद है, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम बिगड़ता जा रहा है, तो ऐसे में हमारे जवानों को हर एक चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे पहुंचाई जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि खास तौर पर अब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना लगातार पिछले 4-5 महीने से जो जॉइंट ऑपरेशंस किए, जो जॉइंट मोबिलाइजेशन किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इतना काबिले तारीफ कि चीन भी इन मोबिलाइजेशन को, इस सरप्राइज को देखकर हैरान हो गया कि आखिरकार कैसे हमारी भारतीय सेनाओं ने ये करतब करके दिखा रहा है। एक बार फिर मैं आपको इस एडवांस ग्राउंडिंग ग्राउंड से या फिर एडवांस एयरफील्ड से हर वो तस्वीर पहुंचा रहा हूं अपने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए, जो आप देखकर समझ पाएंगे, सुन पाएंगे और देखेंगे कि कैसे है हमारी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन। तो अगर अभी देखेंगे
गेट खुला है और पीछे से अब यहाँ से डीलोडिंग का सामान उतरता हुआ, और ये डीलोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, ये डीलोडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें इधर तो इधर आपको नज़र आएगा कि ये डीलोडिंग की मशीन जो है वो यहाँ से जाती हुई, और अब से डीलोडिंग जो होगी वो यहाँ इसकी शुरुआत होगी और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे पहुँचाई जाएगी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखें कि इसके बाद ये सैनिकों को, इन मोबिलाइजेशन को आगे पहुँचाया जाएगा, और इन इलाकों के अंदर आप मान के चलिए कि इतना ज़्यादा मोबिलाइजेशन करना, इतना हो पाना बहुत मुश्किल होता है। यही है हम ग्राउंड रियलिटी, और ये असली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे इस फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से। ये आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पूरी दुनिया बात कर रही है हमारी एयर कैपेबिलिटीज़ की, तो आप मान के चलिए हमारी एयर कैपेबिलिटीज़ कैसी इंपॉर्टेंट है, और ये कितना आपके लिए आने वाले वक्त में आपके लिए सोचने मजबूर करेगा कि हमारे जवान ना सिर्फ इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर जा रहे हैं, आप देखें ITBP के जवान हैं, इंडियन आर्मी के जवान हैं, और ये मोबिलाइजेशन आप के लिए बहुत जाना। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि आप एक और चीज़ देखें कि वहाँ पर एक और एयरक्राफ्ट लैंड करता हुआ पीछे, और ये दोनों मोबिलाइजेशन, ये दोनों टैक्टिकल लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार अपने दर्शकों तक हर तस्वीर, हर चीज़ें मैं अपने दर्शकों को इसलिए पहुँचा रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि आज जब TV9 भारतवर्ष यहाँ पहुँचा है तो हम क्या महसूस करते हैं, यहाँ पर हमारी काबिलियत कैसी है, हम कितने मजबूत हैं। और अब जब दुनिया भर हमको देख रही है तो वो तस्वीरें सीधे आप तक जाननी, आप तक पहुँचानी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब पीछे देख रहे हो डीलोडिंग की प्रक्रिया जारी है, और यहाँ से जो जवान आ रहे हैं उनका साजो सामान, क्योंकि हर मोबिलाइजेशन की जा रही है देश भर के किनारों से, हमारी जवान जो है अलग अलग इलाकों से पहुँच रहे हैं, तो उनका साजो सामान, उनके लिए रसद, और उसके अलावा दूसरी डीलोडिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे जो हथियार हैं, वो भी इन्हीं C-17 की मदद से या दूसरे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की मदद से पहुँचाए रहे। इंडियन एयरफोर्स का इस पूरे रोल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन पहाड़ियों पर आपको पहुंच पाना, आपको सामान उतार पाना, आपको लैंडिंग कर पाना बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। यही वजह है कि आज जब यहाँ हम पहुँचे हैं तो आपको एक एक जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी पहुँच पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे, अगर आपको तुरंत अपने दूसरे एयरक्राफ्ट से पहुँचाना हो, यानी जब ये C-17 यहाँ डीलोडिंग करता है उसके बाद दूसरे चॉपर्स की मदद से ये साजो सामान आगे फॉरवर्ड लोकेशन से पहुँचे, यानी चिनूक से या दूसरे MI-17 से इन सारे हेलिकॉप्टिकल एयरशिप्स तक ये सामान पहुँचा, उसके बाद सड़कों से वहाँ से डीलोडिंग आगे उनको पहुँचाई जाती है। मौसम बदल रहा है, चुनौतियाँ बदल रही हैं, चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, ऐसे में लेकिन हमारे जवान चुनौतियों से पीछे नहीं हट रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने, याद होगा आपको, पार्लियामेंट में साफ तौर पर कहा था कि आज जब हमारे जवान सीमा के उस इलाकों में खड़े हैं, दुर्गम इलाकों में, तो हमें आज उनके लिए यहाँ खड़ा होना जरूरी है। और यही वजह है कि हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको ये सारी जानकारियाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि आखिरकार आज देश के बॉर्डर पर, हमारी सीमाओं पर कितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए खड़ी है, सिर्फ इंतजार में कि हमारी एक गलती और वो फिर 1962 रिपीट कर दे। लेकिन अब भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना वो सेना नहीं रह गई है। यही हमारा मकसद आपको यहाँ से पहुँचाने का, और आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का। ठंड के मौसम में पहाड़ी इलाकों के अंदर खाना बनाना या फिर उनको पका पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि कुक्ड फूड या फिर पैक्ड फूड वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अगर आप देखें, जूस की बॉटल्स हैं और जो दूसरे बिस्किट या दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ पे जवानों के लिए ज़रूरत होती है वो उन तक पहुँचा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, स्पेशल क्लोथिंग, यानी जो उनको कपड़े चाहिए हों वो कपड़े उन तक कैसे पहुँचाए जाए, कितने कपड़े पहुँचाए जाएँ, ये सब किया जा रहा है। और उसके आगे केरोसिन हीटर, और ये केरोसिन हीटर हर तंबू के अंदर एक एक केरोसिन हीटर पहुँचाया जाता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खाने, कपड़े, इसके अलावा रहने, टेंट, ये सारे सामान यहीं पर लोड किए जा रहे हैं, और ये डीलोडिंग की जा रही है इन एयरक्राफ्ट की मदद से। और अब ये सामान आगे हमारे जवानों तक पहुंचाया जाएगा, और ये लगातार आप मान के चलिए कि ये पिछले 4 महीने से हो रहा है। एक और एयरक्राफ्ट उधर से आता हुआ, और इस एयरक्राफ्ट देखिए, अगर आप साजो सामान, कपड़े, इसके अलावा इक्विपमेंट, ये इनके दूसरे चीज़ें जो हैं हर पोस्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। और ये लैंडिंग, और ये इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप एक और एयरक्राफ्ट देखें मेरे पीछे, तो वहाँ से आता हुआ, और ये मानिए कि हर मिनट में इसी तरीके से हर 5 मिनट में ये ऐसे ही लैंडिंग कराई जा रही है। फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर ना सिर्फ हथियार, साजो सामान, कपड़े, बल्कि खाना भी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको, हम इस समय एक ऐसे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की स्टोर में है जहाँ पर ये रसद का, रेशो का सामान यहाँ स्टॉक किया गया है। करीबन कई लाख टन जो है यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक कर दिया गया है, क्योंकि अभी विंटर्स आने वाले हैं, ज़्यादातर पासेस बंद होंगे, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो उससे पहले ही इन राशन को स्टॉक कर लिया जाता है। और सारे राशन अगर आप देखें तो इसमें
कई कैटेगरी के राशन। एक होता है खुला राशन जो इस तरीके से होता है, जिसमें चावल, गेहूं, दूसरी चीज़ें जो होती हैं, या फिर आप आटा कह सकते हैं, और वो जो साजो सामान होता है वो उसके अलावा तेल और जो रिफाइंड ऑयल ये चीज़ें इनको भेजी जाती हैं। ब्राउन राइस है, इसके अलावा दूसरे जो पैक्ड फूड होते हैं यानी कॉर्नफ्लेक्स, ये सूजी का, ये दलिया और ये डिहाइड्रेटेड पोटैटो क्यूब्स, इसके अलावा आपके पास पोटैटो फ्लेक्स एंड डिहाइड्रेटेड है, क्विक फूड है, जल्दी बन जाता है, 1 किलो का पैकेट है। ये ऐसे पैकेट्स सबको दिए जाते हैं और बनाने की विधि भी बताया। और ये छोटी मोटी और चीज़ें जो होती हैं उनके लिए जो खाने पीने का सामान है, जो कि भारतीय सेना को कैसा खाना मिलता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लद्दाख से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, जो लगातार लोग कहते हैं कि भारतीय सेना को कैसा खाना मिलता है, क्या चीज़ें मिलती हैं, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप देखें आलू मटर कैरेट, ये बेसिकली एक आपके लिए बनी बनाई सब्जियां हैं। यहाँ पर आपके कैरेट्स हैं डिहाइड्रेटेड, यानी कैरेट्स यानी आप कह सकते हैं कि उसको आपके पास जो सब्जियां हैं वो कैसे पैक्ड फूड में आती हैं डिहाइड्रेट, ये आपके मिक्स वेजिटेबल है। और ये यहाँ से आगे इसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका चाय, कॉफ़ी, यहाँ तक कि दूध, इसके अलावा एग वे यानी उनकी प्रोटीन्स को भी पूरा ध्यान दिया जाता है। और अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं कि पूरे इलाके के अंदर, मतलब इस पूरे ऐसे करके स्टॉक्स जो हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। एक अमूमन के तौर पे मैं आपको बता रहा था कि जो उनको नॉनवेज भी देना है, मिल्क मेड है, या फिर हर एक चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़, हर छोटी से बड़ी पालक, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स और इनकी ज़रूरत भी उनको पड़ती है, तो हर छोटी से बड़ी चीज़ उन तक पहुंचाई जाती है। मोटे तौर पर एक हाई एल्टीट्यूड के अंदर एक जवान को करीबन 2700 से 3500 कैलोरीज के करीब उनका इंटेक होता है या फिर उनको ऑथराइज होता है। लेकिन हालांकि इन हाई एल्टीट्यूड्स में खा पाना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारी सेना की, हमारी सरकार की लगातार कोशिश है कि जवानों तक हर वो छोटी छोटी चीज़ मुमकिन तौर पर पहुंचे जो उनको ज़रूरत होती है। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं कि डिफ़िकल्ट टेरेन में, तो ये स्टोर्स के अंदर ये सारा सामान साल भर से ज़्यादा स्टॉक कर लिया गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे हेलीकॉप्टर्स की मदद से लगातार अपनी जो रसद है, अपने जो साजो सामान है, किस तरीके से। अभी हमने आपको दिखाया था कि हम हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से, और अब दूसरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अब ये सारा सामान यहाँ से लोड किया जा रहा है चिनूक हेलीकॉप्टर के अंदर। चिनूक हेलीकॉप्टर आपको याद होगा कि भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हुआ है पिछले साल ही, और इसकी इंडक्शन के बाद से ही भारत की एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी करीबन 30 लोगों की होती है और ये 10 टन तक वजन उठा सकता है। यानी इस समय ये भारत का सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो एयरलिफ्ट कराने वाला हेलीकॉप्टर, और यही वजह है कि इसी की मदद ली जा रही है खासतौर पर एयरलिफ्ट कराने के लिए। और मैं आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं, ये बता रहा हूं आखिरकार कि कैसे है एयरलिफ्टिंग की जाएगी, या फिर ये साजो सामान कितना ज़्यादा आगे ले जाएगा। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, अपने कैमरा पर्सन मेरे दिखा रहे हूँ आपको कि अभी ये सामान यहाँ से उतर रहा है, जिसमें क्लोथिंग है, उनके वेपन, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, इसके अलावा जो उनको वेपनरी चाहिए या फिर उनको रसद चाहिए, वो सारा सामान यहाँ से लोड किया जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इसको आगे पहुँचा जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात ये कि भारत ने ये अमेरिका से लिया था। करीबन 14 से 15 एयरक्राफ्ट जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये हमारे पास हैं, और ये 10 टन तक इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये उठा सकता है। और ये कैपेबिलिटीज़ के अलावा इसकी जो एयरलिफ्टिंग कैपेसिटी मैं आपको बता रहा हूँ, डिफिकल्ट टेरेन के अंदर इस समय भारतीय वायुसेना के अंदर अगर कहा जाए तो ये सबसे बेहतरीन, या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एयरलिफ्ट करने वाले हेलीकॉप्टरों में से एक है। अभी ट्रांसपोर्टर विमानों से सामान लाया गया और अब यहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको आगे पहुँचाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकेशन जो है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रखती है, क्योंकि अब इसी लोकेशन की मदद से, यानी इसी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की वजह से आगे सामान पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू। अगर आप देख रहे हो कि अब सामान यहाँ से अंदर ले जाते हुए, और इसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो खाने पीने के उनके यूटेंसिल्स है, इसके अलावा जो उनकी क्लोथिंग है, इसको यहाँ से ये अंदर डालते हुए, और इसके बाद ये यहाँ से सामान को आगे लेके जाएंगे और फॉरवर्ड लोकेशंस के अंदर इसको मूव किया जाएगा। यानी हर इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर इसको पहुँचाया जाएगा। और ये इस समय विंटर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चिनूक अपाचे हमने कई बार सुना, लेकिन आज हमें तस्वीरें तक आपको दिखा रहे हैं कि अपाचे या फिर चिनूक की क्या इंपॉर्टेंस है, और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस में जहां मैं मौजूद हूं वहां पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और यही वजह है कि आज ये सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाना, आपको समझाना कि इन फॉरवर्ड लोकेशंस पे हम कैसे बने हुए हैं, हमारी लोकेशंस किस तरीके की हैं, और इन लोकेशंस पे हम अपनी मूवमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। या फिर चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि विंटर्स के आते आते इस
एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इन हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स में 15,000 16,000 टेरेन्स के ऊपर इसको बना पाना या फिर सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। यही आज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और यही वजह है कि ये आपके लिए तस्वीरें देख पाना, आपको दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हम इन फॉरवर्ड लोकेशन पहुँचे। TV9 भारतवर्ष की टीम आप तक हर एक जानकारी पहुँचा रही है। पहले भी हमने ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से आप तक की जानकारी पहुँचाई थी और आज फिर मैं आपको ये जानकारी इन्हीं फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से पहुँचा रहा हूँ। कहते हैं कि बिना खाए और बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जाती, और इन लोकेशंस पे हथियार और खाना पहुंचाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग होती है। अभी चिनूक हेलीकॉप्टर को आप उड़ान भरते हुए देख रहे हैं मेरे पीछे से, और ये वो साजो सामान, वो खाने पीने का सामान ले जा रहा है जो इन इलाकों में, आगे के इलाकों में दिया जाएगा। चिनूक वैसे तो अमेरिका से लिया गया था, लेकिन पिछले 1 साल में करीबन 15 ऐसे चिनूक हेलीकॉप्टर हैं जो भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल हो चुके हैं और इनको बहुत टेक्निकल पोजीशंस पे रखा जाता है वेस्टर्न थिएटर में। और यहाँ पर इसके बाद अब यहाँ से इनको फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे जिस तरीके से सिनारियो बदला, मान के चलिए अप्रैल महीने और मई महीने के, उसके बाद से इनकी डिप्लॉयमेंट इन फॉरवर्ड मोस्ट ALGs पर, इन फॉरवर्ड मोस्ट एयर बेसिस के ऊपर की गई है, ताकि आने वाले वक्त में ना सिर्फ ये हमारे साजो सामान को आगे पहुंचा सके 24 घंटे डे नाइट, या फिर इसके अलावा जब भी ज़रूरत पड़े तो हमारे जो जवानों का मोबिलाइजेशन भी कर सके। आपको याद होगा जब चीन ने जिस तरीके से सरप्राइज़ दिया था, उसके बाद चीन को जो भारत ने सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिया था वो था अपने मोबिलाइजेशन करके, ना सिर्फ अपने ट्रूप्स का बल्कि अपने सामान का, अपने इक्विपमेंट का, अपने हथियारों का, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट से बड़े बड़े टैंक्स को लाया गया और इन चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से लाइट आर्टिलरी गन्स को आगे डिप्लॉय किया गया। ना इसका मतलब आपके जवान, आपके खाना पीना, आपके आर्टिलरी गन्स, सब कुछ इस चिनूक की मदद से ही इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे गई है। और ये आज तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे चिनूक उड़ान भरता हुआ, और ये उड़ान, ये शक्ति हमारी वायुसेना की इन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस समय जब हम यहाँ मौजूद हैं खास तौर पर इन फॉरवर्ड मोस्ट ALG के ऊपर, तो अभी यहाँ पर एक इवैक्यूएशन किया जा रहा है, यानी खास तौर पर फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से किसी इवैक्यूएशन को लाकर, यानी किसी जख्मी सैनिक को यहाँ पर लाया जा रहा है इस हेलीकॉप्टर की मदद से। और अगर आप देख रहे हो, मैं आपको बता रहा था, अगर मेरे कैमरा पर्सन इसको पूरा पैन करके दिखाएं, आपको पूरा यहाँ से वहाँ पर दिखाएं कि कैसे इन लोकेशंस के ऊपर यहाँ पर हमारा जो हेलीकॉप्टर है इंडियन का, ये अभी यहाँ पर लैंड करने वाला, और इसका मकसद है यहाँ पर अभी इस इवैक्यूएशन को पूरा करना। अगर आप देखें, ये हेलीपैड जो है यहाँ पर हम मौजूद है और यहीं से अब इस इवैक्यूएशन को अंजाम दिया गया। डॉक्टर्स की टीम लगातार वहाँ मौजूद है और इन एरियाज़ के ऊपर डिप्लॉयमेंट या फिर इन एरियाज़ के ऊपर हमारे ALGs का जो मकसद है वो यही होता है कि इन हमारे जो ना सिर्फ यहाँ से फॉरवर्ड अगर किसी टीम को ले जाना हो, चाहे वो मोबिलाइजेशन करना हो 14 लोगों का या फिर इवैक्यूएशन करना हो मैक्सिमम 4 लोगों का, तो वो कर पाए। और ये ALG जो है, अगर आप देख रहे हो मेरे ठीक पीछे उड़ते हुए, यहाँ पर अभी लैंड करने वाला है और इसकी लैंडिंग के लिए सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अगर आप देखें तो इस टेरेन के अंदर मैं इस समय 14,000 फीट की ऊंचाई पे खड़ा हूँ। 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पे पहाड़ है सराउंडिंग में, यहाँ पर लैंड कराना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात एक और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अभी तो वेदर बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे ही ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और अगर आप देख रहे हो ठीक अभी मेरे पीछे इसी तरीके की लैंडिंग कराते हुए और ये जैसे से हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश हो रहा है, हम इसके बहुत करीब हैं, थोड़ा पीछे होने की कोशिश करते हैं। और अभी ये पायलट्स अगर आप देख रहे हो इंडियन आर्मी के पायलट्स हैं और ये यहाँ पर इसको लैंड कराते हुए, और ये तस्वीरें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी कि आप जब इन इलाकों के अंदर आएंगे आप जब समझेंगे क्या टेरेन है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको तस्वीरें समझाएंगी। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, यहाँ पर हमारे पायलट लगातार बने रहते हैं। और ये एक और बात, जब यहाँ से जवान अगर आप जाते हुए देख रहे हो कि आपको नजर आएगा कि इवैक्यूएशन के लिए जवान यहाँ पे जाते हुए, और अब इसके इवैक्यूएशन की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जवान को यहाँ से ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए और उसके बाद उसे आगे ले जाया जाएगा। और ये इवैक्यूएशन एक डिफिकल्ट टेरेन के अंदर बहुत मुश्किल होता है। अगर आप देख रहे हो कि इवैक्यूएशन के बाद दूसरी जगह पर इनको ले जाया जाएगा और अब टीम जो है वो अगले रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकलेगी। अगर आप देखें, यही कुछ इवैक्यूएशन सियाचिन के अंदर किए गए थे, यही कुछ इवैक्यूएशन दूसरे इलाकों में किए जा रहे थे। अब दोबारा से हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरेगा और आगे की तरफ दूसरे वाले ऑपरेशन की तरफ जाएगा। ये ऑपरेशन इन इलाकों के अंदर लगातार चलते रहते हैं, डे एंड नाइट हमारी कैपेबिलिटीज हैं ऐसे ऑपरेशन को चलाने की। और हम आपको आज यहाँ से फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से ये सारी तस्वीरें आप तक पहुँचा पा रहे हैं।
यह है भारतीय सेना का ALH यानी एडवांस जो हेलीकॉप्टर है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंडियन आर्मी के पास खुद के अपने जो ALH है वो है, और इसकी सबसे खास बात है कि करीबन 14 जवानों की मोबिलाइजेशन ये कर सकता है, और इसके अलावा इसके 4 लोगों को इवैक्यूएट कर सकता है। आपको याद होगा कि हमने सियाचिन में अनबन थप्पा या दूसरी बार देखे थे, कई ऐसी सिचुएशंस हमने देखी जब इस तरीके के इवैक्यूएशन को करना पड़ता है। और इंडियन आर्मी ऐसी लोकेशंस में बहुत मतलब यहाँ के सबसे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर अगर मैं कहूँ आपको, तो वहाँ पर पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का वक्त लगता है। और ये भारतीय सेना की एक कह सकते हैं मजबूत कड़ी है ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पर आपके लिए मोबिलाइजेशन करना इन इलाकों में बहुत मुश्किल होता है। इंडियन आर्मी के लिए ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जो लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मैं आपको बता रहा 14 लोगों को ले जा सकता है, कहीं पर मूव कर सकता है। इसके अलावा इसके जो दूसरे कैपेसिटीज़ है वो ये भी कि अगर किसी को इवैक्यूएट करना हो मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो इसका काम भी ये कर सकता है। और इसकी जो हाइट कह सकते हैं कि 14,000, 15,000 या 20,000 तक की हाइट पे ये आराम से उड़ान भर सकता है। और ख़ास तौर पर ऐसे एरियाज़ के अंदर हम जब ऐसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर आते हैं तब यहाँ की सिचुएशंस को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब से। और ये लगातार यहाँ अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को आपको घुमाएं और दिखाएं कि ऐसे कई इंपॉर्टेंट एयर बेसिस को या फिर ALH जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है इनको मेंटेन करती है इंडियन आर्मी, ताकि ऐसे लोकेशंस के ऊपर आपके पास एक एज रहे, एक ऐसा आपके हाथ पे एक ऐसा एज रहे जिससे आप किसी भी इस तरीके की मॉनिटरिंग कर सकें। और ख़ासतौर पे अपने जवानों को जब इवैक्यूएट करना हो फॉरवर्ड लोकेशन से, चाहे वो सियाचिन हो या सियाचिन के अलावा ईस्टर्न लद्दाख हो, ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस हो, तो वहाँ से इवैक्यूएट भी कर सकें। और अब हम उन जवानों के बीच में हैं जो अलग अलग इलाकों से देश के आ रहे हैं और इनको मोबिलाइज किया जाएगा ईस्टर्न लद्दाख या दूसरे इलाकों में लद्दाख के। और अगर आप देख रहे हो अभी एयरक्राफ्ट से उतरे हैं और अभी यहाँ पर इनको यहाँ खड़ा किया जा रहा है। अब इनसे बात की जाएगी और इनके बाद इनको आगे मूव किया जाएगा, यानी इसके बाद इनको छोटे छोटे हेलीकॉप्टर से, यानी आप चिनूक से, आपके लिए चिनूक के अलावा जो दूसरे हेलीकॉप्टर है Mi-17 उनसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। और अभी 1 मिनट पहले ये यहाँ से इस एयरक्राफ्ट से उतरे हैं। अब इसके बाद ये अलग अलग रेजिमेंट से हैं, ये अलग अलग अपनी यूनिट से हैं और इन सभी को अलग अलग इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में डिप्लॉय किया जाए। LAC पे जो लगातार जो सिचुएशन बन रही है उसके लिए हम कितने ज़्यादा मजबूत है, ये मोबिलाइजेशन उसी की एक तस्वीरों का एक आईना है। और अगर ये हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप ये समझ सके कि इन जवानों के अगर बीच में मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि सारे लोग यहाँ से इन इलाकों में, दुर्गम इलाकों के अंदर बने हुए हैं और इनके लिए यहाँ पर पहुँच पाना या फिर इन लोगों के लिए एक जज्बा, एक जुनून आप मान के चलिए इन डिफ़िकल्ट टेरेन के अंदर इनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये इन इलाकों में ना सिर्फ आगे भेजे जाएंगे बल्कि आने वाले वक्त में हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा भी करेंगे। फॉरवर्ड लोकेशंस के अंदर एयरस्ट्रिप्स पे या फिर एयरफील्ड पे पहुंचने के बाद इन जवानों का सबका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अगर आप देख रहे हो कि सभी जवानों को एक पंक्ति में यहाँ पर बैठा दिया गया और उसके बाद अब धीरे धीरे इन सबका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप देखें कि सबके मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है और यही वजह है कि ये कोरोना का जो प्रोटोकॉल है ये फॉलो किया जाता है। इस समय चुनौतियां बहुत हैं और ख़ास तौर पे न सिर्फ कोरोना की चुनौती बल्कि सरहद के ऊपर किस तरीके से जवानों को डिप्लॉय किया, क्योंकि जो जवान वहाँ ऑलरेडी मौजूद है उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो जवान आ रहे हैं यहाँ से, इसलिए ये प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। अगर आप देख रहे हो कि सभी जवानों को एक पंक्ति में बैठाया गया है और इसके बाद इनका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद जो इनके टेस्ट होंगे, रैपिड टेस्ट, उसके बाद इनको आगे भेजा जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के चलते सबसे बड़ी दिक्कत मोबिलाइजेशन में ही आ रही है, लॉजिस्टिक्स में ही आ रही है, क्योंकि आपको हर चीज़ के पहले उसके प्रॉपर टेस्ट कराने, प्रोटोकॉल्स फॉलो कराने और उसके बाद उनको आगे भेजना है। ये कुछ मजबूरियां हैं, दिक्कत है जिनको पूरा करने में बहुत दिक्कत है, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस लगातार इन दिक्कतों को पूरा कर रहे हैं। अगर आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक एक जवान का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और टेस्ट कराने के बाद यहाँ से इनको आगे भेजा जा रहा है। और ये एक एक जवान को यहाँ से आगे ले जाने के बाद इनको फिर इनका सामान लेना है, फिर ये अपने सामान लेंगे और उसके बाद इनकी जहाँ पोस्टिंग है उसके बाद इनको वहाँ पर डिस्पैच किया जाएगा, उनको आगे भेजा जाएगा। यानी एक एक प्रोटोकॉल को बहुत बारीकी से फॉलो किया जा रहा है। लेह को दरअसल जोड़ने वाले 3 बड़े एक्सेस हैं। पहला है जोजिला जो श्रीनगर की तरफ से आता है, दूसरा है मनाली और तीसरा है पदम जो अभी अगले साल तक बनेगा। यही वजह है कि यहाँ तक साजो सामान पहुँचाना ही अपने आप में कठिनाई है। अगर आप देख रहे हैं कि हम एक ऐसे कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं जो लगातार इन्हीं एक्सेस से आगे फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर साजो सामान पहुँचा रहा है। और ये ट्रक देख रहे हैं, ये हेवी मोबिलाइजेशन किया जा रहा है हमारे रसद का, हमारे खाने पीने का, हमारे इक्विपमेंट्स का। इसके अलावा आर्मी को जो विंटर क्लोथिंग है उसके लिए भी ये पूरा मोबिलाइजेशन, अगर आप देख रहे हो लंबा चौड़ा, अगर आप देखें कई किलोमीटर तक का ये एक्सेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको थोड़ा सा उधर और घुमाकर दिखाएं तो आपको नजर आएगा कितने और ट्रक्स इसी तरीके से खड़े हैं और लगातार ये मोबिलाइजेशन दिन रात इन एरियाज में जारी है।
सेना को साजो सामान पहुंचाने के लिए या फिर मोबिलाइजेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है फ्यूल, और फ्यूल कैपेसिटी की सबसे ज़्यादा क्षमताएं इसीलिए मेहनत के। मैं इस समय आप देख रहे हो वर्ल्ड हाईएस्ट फ्यूल डिपो के पर खड़ा हूं और मैं यहां से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार क्या है हमारी रसद की ज़रूरतें। इधर अगर आप देख रहे हो कि लगातार इस तरीके की इन ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, ख़ास तौर पर इन फॉरवर्ड एरियाज़ के अंदर, यानी साजो सामान के साथ फ्यूल कंजम्पशन या फिर इन इलाकों के अंदर जो बिजली या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो इन्हीं फ्यूल से चलती हैं, और हमारी जो मोबिलाइजेशन होती है ट्रक्स की, आर्टलरीज की या दूसरी चीज़ें, वो इन्हीं टैंक्स, इन्हीं फ्यूल की मदद से होती है। अगर आप देख रहे हो आपको नज़र आएगा, लंबी कतार आपको नजर आएगी, एक एक बार में करीबन कई सौ ट्रक जो होता है, टैंक जो होते हैं, वो इन इलाकों में मोबिलाइज किए जाते हैं। और अभी अगर आप देख रहे हो कि मैं एक एक करके ट्रक जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, और ये ट्रक जो है यहाँ से डिपो करते हैं, इनको डिलोड करते हैं और इसके बाद इनको आगे ले जाया जाता है। ये कुछ इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना क्योंकि ये जहाँ टैंक रखे जा रहे हैं, फिर जिनको यहाँ पे इनको ट्रक्स को डिलोड किया जा रहा है, ये वो इलाके हैं फॉरवर्ड एरिया। एक एक करके मैं आपको गिना रहा हूँ, आप देखें 1 2 3 4 लगातार टैंक आपको इसी तरीके से फ्यूल टैंक यहाँ पर नजर आएंगे, और इन फ्यूल टैंक से जो फ्यूल है वो आगे की तरफ एक बड़े टैंकर में डाला जाता है, और उस टैंकर से फिर आगे इनको बैरल्स में मूव कराकर इनको ले जाया जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।